हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में देख चुके थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे, कई वेरिएशंस के क्वेश्चन किए थे, एक आध ग्राफ भी हम लोग देखे थे। और आज कहते हैं कि हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद, जस्ट उसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो यानी कि दूसरा एटॉमिक मॉडल जो आया, वो बोर का एटॉमिक मॉडल आया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसी के बेसिस पे अपने को कई सारे चीज डिराइव कर करके आए, जैसे कि रेडियस, ठीक है, एटम का रेडियस हो गया, साथ ही साथ आपका मतलब रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ठीक, साथ ही साथ वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो रहता है वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है। यानी कि कई सारे चीजें जो है इसमें बताया गया। उन सारी चीजों को, एक एक पॉइंट को हम लोग डील करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसके फेलियर होने के बाद जो दूसरा एटॉमिक मॉडल अपने को पढ़ने को मिल रहा है, जो देखने को मिला, वो बोर एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल था। उसके बीच में, उससे जस्ट मतलब इन दोनों के बीच में ही वो जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा थ्योरी आया था, क्वांटम वाला जो थ्योरी था, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन चीजों को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या नाम है इसका? बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर एटॉमिक एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है, वीवीआई एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके आधार पर बोर के आधार पर, निल्स बोर नाम के साइंटिस्ट हैं, ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बोर के आधार पर कहने का मतलब था कि एटम जो होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, और एटम दो पार्ट में बटा हुआ है, तो पहला पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियस, और जो दूसरा एक्स्ट्रा, और दूसरा पार्ट को कहा गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, किसके? न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ रिवॉल्व करता है किसमें? ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर काटता है, किसके चक्कर काटता है? तो न्यूक्लियस के। और वो किसमें चक्कर काटता है? रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। ठीक है, किसमें रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट में, या फिर कहेंगे सेल में। और वो सर्कुलर पाथ जो कहलाता है उसको क्या बोले? ऑर्बिट, नहीं तो फिर क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। और जो वो ऑर्बिट रहेगा या फिर सेल रहेगा, इलेक्ट्रॉन जिसपे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। सर्कुलर पाथ पे जो वो रिवॉल्व कर रहा है वो क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकता है। ठीक, बात समझ में आया? और फिर उसके बाद ये अपने को जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। उनके बाद वाला जो पॉइंट था, तीसरा वाला पॉइंट था, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो ये था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा, h/2π के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h/2π होगा। और इसी से रिलेटेड फिर आगे आगे डिराइव्ड करके फिर आते गया फॉर्मूला। ठीक है, तो वो देखते हैं। चूंकि कई सारे पॉइंट्स है, तो सारा पॉइंट्स को हम एक बार बोल देंगे आपको ओरली, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाइएगा। तो एक एक 1 to 1 करके हम पॉइंट्स को लिखते जाते हैं, बताते जाते हैं, और फिर एक एक चीज को कवर भी करते जाएंगे। बात समझ में आया? तो सबसे पहला जो पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट क्या था? उनके आधार पर एटम जो है वो दो पार्ट, यानी कि जो अंदर एटम के जो अंदर का पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये बात तो बोर भी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और जिसमें चक्कर काट रहा है उसको क्या बोले? ऑर्बिट, या फिर क्या बोले? सेल कहें। बात समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? तो पहला पॉइंट क्या कह सकते हैं? एटम कंटेन्स टू पार्ट। ठीक है, एटम्स एटम्स कंटेन, ठीक है, कंटेन टू पार्ट एटम्स कंटेन टू पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा दो पार्ट हो जाएगा? पहला न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, दो पार्ट है, एक न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस का पार्ट, और दूसरा कौन सा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, इन
न्यूक्लियर पार्ट एकदम आराम से चल रहे हैं, ज्यादा आज स्पीड भी नहीं जा रहे हैं, मतलब जो लय में पढ़ा रहे थे उससे आज थोड़ा सा धीमा हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्या बोले, न्यूक्लियर पार्ट यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस, बात समझ में आ गया। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट रहेगा, सेंटर ऑफ द एटम, एंड द अनदर पार्ट, ठीक है, दैट इज ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट in which इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दैट पाथ and the path is called orbit, and the circular path ठीक है, and the circular path is called orbit और सेल, ठीक है, ऑर्बिट और सेल, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोले, ऑर्बिट कहेंगे या फिर सेल कहेंगे। मान लेते हैं ये अपना प्रोटॉन है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो क्या, ऑर्बिट है, कई सारे ऑर्बिट रहेंगे, वो तो अगला पॉइंट में बताएंगे। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, चारों तरफ चक्कर काटेगा, किसका, न्यूक्लियस का, और जिस पाथ पे वो चक्कर काट रहा है, जो सर्कुलर पाथ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट, क्या कहेंगे, ऑर्बिट, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? या फिर हम इसको क्या कहेंगे, सेल, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, सेल, ऑर्बिट कहेंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे, सेल। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, और एक बात, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी, कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी, बात समझ में आया। और ये वाला जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, रेडियस, क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये कुछ ना कुछ किससे भागेगा, वेलोसिटी से जरूर आगे, यानी कि चारों तरफ जो है घूम रहा है। और जो क्लोज्ड, ये वाला जो है क्लोज्ड सर्कुलर पाथ ये वाला क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड, ठीक है, सर्कुलर पाथ, ये अपना क्या हो गया, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। और उसी चीज को हम लोग क्या बोले, उसी चीज को क्या बोले, ऑर्बिट या फिर सेल, क्या बोले, ऑर्बिट या फिर सेल। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर टू जो है वो ये बोलता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट और सेल, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल, यानी कि एटम जो है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपको क्या मिलेंगे, ऑर्बिट मिलेंगे, या फिर सेल, जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्बिट कहेंगे या फिर सेल, ऑर्बिट मिलेगा, सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये वाला ए इस तरीके से कई सारे जो है वो ऑर्बिट्स आपको या फिर क्या मिलेंगे, सेल मिलेंगे। ऑर्बिट या फिर सेल, बात एक ही हो गया। तो आपको याद होगा, क्या आप 10th में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, के एल एम एन ओ, ठीक है, या फिर के एल एम एन ओ पी क्यू आर चलते जाएगा। तो यदि ये के लिख रहे हैं, ठीक है, जब रिप्रेजेंटेशन किससे हो रहा है, के एलिमेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेल, क्या कहेंगे, सेल। इज दैट क्लियर? छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, इसी को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक है। हो सकता है कि ये वाला जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, आखिरी तक चलता जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट।
तो जब इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग क्या इसको कहेंगे, ऑर्बिट। क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और यही आपका क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली ये क्या है आपका, बेसिकली ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 2 3 4 5 जो जा रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है। इज दैट क्लियर, याद आ रहा है आपको सारा कुछ। तो क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π हो। बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी में घूमेगा, उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2π होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल हो h/2π के। अब ये क्या है बताते हैं। ठीक है, अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपका क्या बोलेगा, आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट स्टेशनरी, ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है, आउट ऑफ इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक शब्द आया स्टेशनरी, इसका मतलब हम बताना इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब कि हर एक जो ऑर्बिट होगा, हर एक ऑर्बिट जो होगा वो फिक्स, उसका एनर्जी फिक्स होगा। स्टेशनरी ऑर्बिट का कहने का मतलब फिक्स एनर्जी। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट कहने का मतलब हम क्या बोले, फिक्स एनर्जी। ठीक है, फिक्स एनर्जी। ठीक है, फिक्स एनर्जी। बात समझ में आया, हर एक ऑर्बिट का, कई सारे ऑर्बिट होंगे लेकिन हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी रहेगा भैया क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही चीज रदरफोर्ड ने गलती की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये चीज नहीं बताया था कि जो हर एक ऑर्बिट रहेगा या फिर जो जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका एनर्जी को लेकर के उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, लेकिन इसने अभी ही बता दिया कि एनर्जी जो रहेगा हर एक ऑर्बिट का वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इज दैट क्लियर, क्या रहेगा, हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब इससे रिलेटेड फिर आगे हम लोग बात करेंगे तुरंत। तो हम क्या बोले, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट, इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट which has ठीक है, क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये ध्यान में रहेगा। फिक्स एनर्जी क्या बोले, इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट in which its angular momentum is integer multiple of h/2π। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। क्या बोला, बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसका एनर्जी फिक्स है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या बोला, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर मल्टीपल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि पहला ऑर्बिट में घूम रहा है तो n, यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं, nh/2π। एक चीज समझ लेना अच्छे से क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, mvr। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। मोमेंटम क्या हो गया, mv। लेकिन यदि हम किसी भी सर्कुलर चीज के लिए हम जब मोमेंटम निकालेंगे तो वहां पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका r रेडियस। तो कहता है इसके अनुसार क्या हो जाएगा,
mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh बाय 2 पाई, और यही वाला इक्वेशन पहला रहेगा। ये सारा इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, nh बाय 2 पाई। बात समझे, nh बाय 2 पाई। अब चीजों को समझना है, जो कह रहे थे इंटीजर मल्टीपल, और यहाँ n जो होगा, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश इंफिनिटी, और n क्या है, वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं। किस ऑर्बिट का हम लोग बात कर रहे हैं उसका अलग अलग क्या हो जाएगा, मोमेंटम बराबर जो है वो अलग अलग रहेगा, इसीलिए क्या बोला गया है, इंटीजर मल्टीपल होगा। अब जैसे ही इंटीजर मल्टीपल होगा तो जो भी एमवीआर जो भी रहने वाला है वो क्या होने वाला है, क्वांटाइज, यानी एक फिक्स होने वाला है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज होगा, फिक्स होगा, क्योंकि h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से कांस्टेंट में ही आ जाएगा, पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में ही चला जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, दिस इज also known as quantization of angular momentum। ठीक है, this is also known as quantization of angular momentum, this is also known as quantization of angular momentum। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, और यहाँ पे m क्या रहेगा, m आपका क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n तो बता दिए, v जो रहेगा वो क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और r क्या रहेगा, रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, r क्या रहेगा आपका, रेडियस, रेडियस ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एटम नहीं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जिस ऑर्बिट का बात होगा उसका यहाँ पे क्या लेना है, रेडियस लेना, और तो कुछ नहीं है। h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और पाई और n क्या है, n 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये पहला इक्वेशन mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई ध्यान में रखना है, nh बाय 2 पाई क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब जो अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोले थे हम लोग, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट इज फिक्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स, जो एनर्जी रहेगा हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट का वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ना वो बढ़ने वाला है ना वो घटने वाला है। इज दैट क्लियर? पहला चीज तो ये क्या बोले हम लोग, एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, एनर्जी भी इंक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक तो क्या बोले हम कि हर एक ऑर्बिट का एनर्जी जो है फिक्स है, लेकिन कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर होते जाएगा, पहले मान लेते यहाँ था, अब मान लेते किसी में यहाँ है, किसी में यहाँ है, किसी में यहाँ है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएगा न्यूक्लियस से, वैसे वैसे उसका एनर्जी भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होते जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। इस ऑर्बिट में रहेगा तो फिक्स एनर्जी है, लेकिन ये सामने वाले से ज्यादा एनर्जी रहेगा, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें रहेगा, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें रहेगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नजदीक है उस ऑर्बिट में एनर्जी कम है। ठीक है, जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है उसमें एनर्जी ज्यादा है। आप ऐसा समझो कि दो लोग हैं, रस्सी से उसको पकड़ करके खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चूंकि बंधे हुए हैं तो जब रस्सी से पकड़ करके उसको खींच रहे हैं तो दो लोग हैं, तो सबसे नजदीक यानी कि सबसे पास हम किसको खींच सकेंगे, जो अगला कमजोर हो, वीक हो। बात समझ में आया? और जो दूर है उसको खींचना, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो काफी पावरफुल है उसको खींचना बहुत मुश्किल होगा, तो वो क्या रहेगा, दूर ही रहेगा।
यानी कि जो वीक है वो हमारे क्या रहेगा, पास रहेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो सामने वाला ऑर्बिट है, जो सामने वाला ऑर्बिट रहेगा उसमें एनर्जी कम रहेगा, और जितना ज्यादा हम लोग दूर जाते जाएंगे उसमें एनर्जी क्या होते जाएगा, उतना बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया, उतना ही उसमें एनर्जी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ के सबसे कम रहेगा, एनर्जी ऑफ के एल, ठीक है, एम के एल एम एन डैश 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 इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। एनर्जी जो इंफिनिटी का रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहने वाला है। पॉइंट नंबर 4 देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इट विल नाइदर लूज और नाइदर नॉर गेन एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो ना ही वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। इज दैट क्लियर? ना ही वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। ये वाला बात भी एक तरह से वही रदरफोर्ड वाला चीज है जो कि उसका गलत साबित हो गया था। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज अनलेस अंटिल, एज अनलेस अंटिल, ठीक है, अंटिल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन revolves in any of stationary orbit, electrons revolves, ठीक है, revolves in any stationary orbit, ठीक है, any stationary orbit, any stationary orbit, it will neither lose energy, it will, ठीक है, neither lose energy, neither lose energy nor gain energy, nor गेन एनर्जी, ठीक है, नॉर गेन एनर्जी, ना ही वो एनर्जी लूज करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, एक टर्म आता है आपका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, जिसको जीएस भी हम लोग कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, यानी कि वैसा ऑर्बिट, ठीक है, वैसा स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे लोएस्ट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे। ठीक है, वैसा स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो यानी कि उस ऑर्बिट का जो एनर्जी हो वो क्या हो, सबसे कम हो, उस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में हो उसका एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे उस चीज को, ग्राउंड स्टेट। बात समझ में आया? ये क्या हम लोग बोले किसके बारे में, ग्राउंड स्टेट। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या लिख सकते हैं हम लोग, लोएस्ट, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। तो सबसे लो एनर्जी किस में होगा, किस ऑर्बिट में सबसे लो एनर्जी होगा, पहला वाला या आखिरी वाला? जाहिर सी बात है पहले वाले में, यानी कि हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1, यानी कि ग्राउंड स्टेट का जब भी बात होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? और एक होता है एक्साइटेड स्टेट, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एनर्जी हायर देन द, क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एनर्जी हायर देन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एनर्जी ज्यादा यदि मिले तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है, क्या लिख देंगे, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट। यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू जो होगा, n इज इक्वल टू वो होगा, वो क्या होगा, 2 3 4 5 डैश 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 चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 में सबसे कम होता है। और एक्साइटेड स्टेट क्या बोला कि लोएस्ट को छोड़ करके, तो लोएस्ट तो 1 था, उसको छोड़ करके हम किसी का भी बात कर सकते हैं, वो किस में आ सकता है, एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है।
और इलेक्ट्रॉन जो है, हम क्या बोले कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिट में है उसका एनर्जी एक फिक्स है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है और ना ही एनर्जी लूज करता है। लेकिन यदि हम बाहर से एनर्जी उसको प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है, बाहर से यदि हम फोटोन के टर्म्स में यदि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जैसे ही उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं रहता है, वो फिर वापस चला आता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन भी जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड हुआ उसमें फोटोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू, फोटोन्स के टर्म में, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहा जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड से कहा जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि लोअर एनर्जी से, सिंपल, ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी था, एनर्जी प्रोवाइड किए, वो कहां चला गया, हायर एनर्जी में, यानी ग्राउंड से कहां चला गया, एक्साइटेड में। अब एक्साइटेड में बहुत ज्यादा देर तक वह नहीं रहता है, यानी तकरीबन 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -9 सेकंड तक ही रहता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, वापस फिर दोबारा लौट करके अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। कहने का मतलब ये, ऐसा समझ सकते हैं, यदि हम आपको खाना दे दे, बहुत सारा खाना आपके सामने दे दे, बहुत आप खा लिए, पूरा पेट भर खा लिए, एकदम गले तक भर करके खा लिए, वो जो स्टेट है, वो स्टेट को हम कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट। उस स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट हम कह सकते हैं। तो उसमें आप ज्यादा देर तक कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं, थोड़ी देर बाद इधर उधर टहलना पड़ेगा, थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका जब नॉर्मल हो जाएगा तो वो हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, जो नॉर्मली हम लोग रहते हैं, जिस स्टेट में जो हम लोग नॉर्मली हम लोग रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आप खाना खा लिए तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो एक्साइटेड स्टेट में आप चले गए, थोड़ा अकबकाहट टाइप का होगा, थोड़ा सा कंफर्टनेस फील नहीं होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। आफ्टर सम टाइम जो है आप थोड़ा सा शांत होइएगा और फिर वापस आ जाइएगा अपने ग्राउंड स्टेट में। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो भी है वो भी क्या करता है, उसको जैसे एनर्जी मिलेगा तो वो ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इज दैट क्लियर? तो यही है आपका ग्राउंड स्टेट और यही है क्या, आपका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यदि हम कहें यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या कहें हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, n बराबर 2, n बराबर क्या हो जाएगा 2। इज दैट क्लियर? यही है ना पहला एक्साइटेड स्टेट। ठीक, कहें हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3। ये सब ध्यान रखना, n बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कहें फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा 6, n बराबर क्या हो जाएगा 6। सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट यदि हम बोले तो n बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी एक बढ़ा देना है, एक क्या कर देना है, बढ़ा देना है, वही आपका क्या बता देगा कितना ज्यादा एक्साइटेड स्टेट ये है। बात समझ में आया, क्लियर है? अब बात ध्यान में समझना है थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 अभी हम तुरंत आपको एक्सप्लेन किए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको यदि हम लोग एनर्जी देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। किसमें चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब, और यदि एमिट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, तो वो किसमें चला जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में। कहने का मतलब क्या, 6 वाला पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप इन any higher energy, ठीक है, in any higher energy by absorbing energy, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप इन एनी हायर ऑर्बिट, इन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप इन एनी हायर ऑर्बिट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, ठीक है, लोअर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा सकता है। लोअर एनर्जी से क्या जा सकता है, हायर एनर्जी में। जैसे कि वो जा सकता है 3 से जा सकता है 4 में, ठीक है, 1 से जा सकता है 5 में, ठीक है, 1 से जा सकता है 7 में, 5 से जा सकता है 8 में। बात समझ में आया? और जो
एक ऑर्बिट से दूसरे वन से जा सकता है इंफिनिटी में, ठीक है। लोअर से किस में जा रहा है, हाइयर में, लोअर से किस में जा रहा है, हाइयर में। और जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। और ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे होता है, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और ये एनर्जी किसमें रहेगा, इन टर्म्स ऑफ फोटोन, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स के टर्म में ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर में जाए, ठीक है, ये तो लोअर से सॉरी, ये कहां जा रहा है, जंप इन एनी हायर ऑर्बिट, लोअर से हाइयर में जा रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और यदि हाइयर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। यानी कि हम पहले इस चीज को समझते हैं, कहां से कहां जा रहा है, लोअर से हाइयर, किस में जा रहा है, लोअर से हाइयर। तो अब हम ऐसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, एक और हम बना देते हैं 5, ठीक है। तो लोअर से हाइयर, तो मान लेते हैं ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 से किस में जा सकता है, 2 में, ठीक है, 1 से 2 में, ठीक है। या फिर 1 से किस में जा सकता है, 3 में। फिर 1 से किस में जा सकता है, 4 में भी जा सकता है। और 1 से किस में जा सकता है, 5 में भी जा सकता है। इज दैट क्लियर। या फिर हो सकता है 2 से किस में चला जाए, 2 से चला जाए आपका 3 में, ठीक है। या 2 से चला जाए 4 में, 2 से चला जाए 5 में। या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 से चला जाए 4 में, उसके बाद 3 से जा सकता है किस में, 5 में। उसके बाद 4 से किस में जा सकता है, 5 में। और आगे भी ऑर्बिट चले रहते चले जाएंगे, तो ये भी इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जब भी लोअर टू हाइयर में जाएगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बाय ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर। और किस टर्म में करेगा, ये किस टर्म में करेगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इन टर्म्स ऑफ करेगा फोटोन, फोटोन हम लोग देंगे तब करेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट का बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, 7th नंबर, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैन रिटर्न टू लोअर एनर्जी, लोअर, लोअर ऑर्बिट, या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन टू रिटर्न, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू लोअर ऑर्बिट, ऑर्बिट फ्रॉम हायर, हायर ऑर्बिट, ठीक है, लोअर ऑर्बिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर स्टेट, ठीक है, एनी ऑफ द लोअर स्टेट, या वही है लोअर स्टेट, ठीक है, फ्रॉम हायर स्टेट, फ्रॉम हायर स्टेट बाय, बाय बाय रिलीजिंग, रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोटोन, फोटोन के टर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। इज दैट क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं यही वाला चीज है, ठीक है, और देख लेते हैं तो वो कहां से अब कहां जाएगा, हाइयर से लोअर में। तो इस वाले से ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 है तो किस में आ सकता है, ये यहां से आ सकता है किस में, इस वाले में। यहां से आ सकता है इसमें हाइयर से लोअर, यहां से आ सकता है इसमें, और यहां से इसमें आ सकता है, ठीक है। और कहा 4 से जा सकता है 1 में, ठीक है, 4 से जा सकता है 3 में, 4 से जा सकता है आपका, सॉरी 4 से 1 में, 4 से 2 में, 4 से 3 में। अब क्या हो सकता है 3 से 1 में, 3 से 2 में, और ये 2 से 1 में, ये इस तरीके से जो है वो जा सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और जब ये लोअर से हाइयर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग एनर्जी जो है, इस बार एनर्जी ऐसे लिखेंगे, एनर्जी रिलीज, रिलीज इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स, इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स जो है वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है फोटोन्स की बात हो रही है। तो ये जो बोर मॉडल है वो भी किस पे बेस्ड है, वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड, किस पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पे बेस्ड। नेक्स्ट वाला हम लोग फिर से आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 8,
ठीक है, पॉइंट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 अपना क्या बोलता है। अच्छा, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा था कहां से कहां जा रहा था, हायर टू लोअर, यानी कि इंफिनिटी से किस में जा सकता था, 1 में। ठीक है, 5 से किस में आ सकता था, 2 से, 2 में, 3 से किस में आ सकता था, 1 में, 7 से किस में आ सकता था, 4 में। और इसी चीज को हम लोग क्या बोले थे, ट्रांजिशन, क्या बोले थे, ट्रांजिशन। और यहाँ क्या हो रहा था, रिलीजिंग एनर्जी, रिलीज एनर्जी। ठीक है, और किस टर्म में था, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। अब नेक्स्ट वाला जो अपना पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो हम लोग बात करेंगे 8। ठीक है, पॉइंट नंबर जो हम लोग बात करेंगे 8, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, ठीक है, इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। पहला चीज तो क्या था कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए था वो इंटीजर मल्टीपल किसका होना चाहिए था, h/2 पाई। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन यदि उसके चारों तरफ घूम रहा है तो बचपन में एक छोटा सा आप चीज किए होंगे कि किसी रस्सी में, ठीक है, किसी रस्सी में आप एक छोटा सा जो पत्थर है, स्टोन है, उसको बांध करके जो घुमा करके चारों तरफ इस तरीके से घुमाते होंगे। ठीक है, घुमाने का काम कर रहे होंगे। तो घुमाने का काम कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जो चारों जो पत्थर जो था, जो चारों तरफ जो है वो घूम रहा है, जो पत्थर चारों तरफ घूम रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तो बाहर जा सकता है। आप यदि उसको छोड़ देंगे तो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यदि घुमाना बंद कर दे, यानी कि जो इधर जो खींच रहे थे अपने हाथ से उसको अंदर की ओर खींच रहे थे, वो फोर्स जो लग रहा था उसको यदि हम यानी उसको हम बंद करते अचानक से, तो पत्थर आकर के फिर से आपके हाथ में या सर में टकरा सकता है। ठीक है, यानी उसी तरीके से हम कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है वहां पे दो फोर्स काम कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, force of attraction from the nucleus, and the second force is centrifugal force। दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दो फोर्स यहाँ पे आपको काम करने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अनलेस अंटिल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस अंटिल, ठीक है, फोर्स फोर्स अनलेस अंटिल, क्या बोले हम कि फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, फोर्स फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम रहा है जहां पे क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम n/2 होगा, लेकिन साथ ही साथ उस ऑर्बिट का यानी इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वल होगा किसके, तो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो बात को समझना है, ये है आपका मान लेते हैं, ठीक है, ये हम मान लेते हैं आपका पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, ये है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये जो है वेलोसिटी होगा इसका, कुछ वेलोसिटी से ये घूम रहा है, कुछ भी वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, उसका बात अलग है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। ठीक, अब ये वाला इसका इसका आपका चार्ज क्या होगा, जेड ई। इसका यहाँ पे चार्ज क्या होगा, जेड ई पढ़े हैं ना जी, जेड और ई। ये मान लेते हैं ये Q1 है और ये मान लेते हैं Q2 है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जेड ई लिखेंगे। क्या क्या हो जाएगा, जेड ई चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, पढ़े थे ना, याद आ रहा है, दो चार्ज प्लेस किया एट अ डिस्टेंस आर। ठीक, वही वाला चीज हम लोग लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो क्या हो जाएगा के, और के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के Q1 Q2 R स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं के, ठीक है, ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं के ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? के ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स और लग रहा है, जो फोर्स किधर की ओर लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है, और वो कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? r। इज दैट क्लियर? क्या बोले हम? mv स्क्वायर बाय r। ठीक, समझ में आ रहा है एक चीज? ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आगे इस चीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब डेरिवेशन देखने को मिलेगा, ये बना लेना है। इसके बनाने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यही तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर से ये R खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? के ZE स्क्वायर अपॉन, ठीक है, mr, क्या हो जाएगा? mr। इज दैट क्लियर? v स्क्वायर इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर अपॉन mr। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला वाला क्या था अपना? इक्वेशन mv, ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। इज दैट क्लियर? क्या था? mv स्क्वायर इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्या कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आया था ना, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर बाय r। ये भी ध्यान में रखना है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे, इसको बाद में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, अब यदि आ जाए, ये तो इक्वेशन नंबर पहला, अब ये इससे पहले वाला कौन सा इक्वेशन आपके पास आया हुआ था? mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, यही वाला आया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे? पुटिंग द वैल्यू, ये वाला अपना कौन सा था? इक्वेशन नंबर पहला, याद आ रहा है? इससे पहले वाला निकाले हुए थे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या पुट करेंगे? ये चीज तो हम लोग देख लिए सारा कुछ। अब फ्रॉम वन, पहले वाले से अपने को क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि इससे यदि हम निकालना चाहें फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या निकला? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nh बाय 2 पाई mr, यही तो निकलेगा m, ठीक है, nh बाय 2 पाई इंटू 1 बाय mr, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब इस वाले वैल्यू को कहां पुट करते हैं? ये v स्क्वायर में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3 मान ले क्या? ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम 1, ठीक है, किसमें पुट करना है? टू इक्वेशन सेकंड, दूसरे वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, जो पहले वाले से इक्वेशन आया है वो किसमें हम लोग पुट कर रहे हैं? दूसरे वाले में। ठीक है, तो जैसे ही दूसरे वाले में पुट कीजिएगा, जैसे ही ये वाला उठा करके इसमें पुट करेंगे, v स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? nh बाय 2 पाई इंटू 1 बाय mr, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के ZE स्क्वायर अपॉन mr, यही तो आ रहा है। और इसको यदि हम थोड़ा सा हटा दें तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाय m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर अपॉन mr, यही तो आएगा। और mr खत्म हो जाएगा, इसके स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और कुछ कटने वाला है क्या? और कुछ कटने वाला तो नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, और कुछ कटने वाला तो नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका क्या बचा? ये पूरा को भेज दे क्या? ठीक है, ये इधर भेज देते हैं, ये इधर r इज इक्वल टू, यदि हम केवल निकाले तो फिर क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, नीचे में ये वाला पूरा आ जाएगा
यानी कि 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, ये वाला क्या है आपका के, ये क्या है, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा एम, जेड ई स्क्वायर एम। ये पूरा आपका किस चीज का फॉर्मूला आ गया, रेडियस का। ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया, रेडियस का, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और ये सारा चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं नोन है, ठीक है, कोई भी अननोन नहीं है, ठीक। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और बात ध्यान में रखना है, बोर मॉडल जो है वो किसके लिए था, किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए था, ठीक है, या कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। एक इंपॉर्टेंट नोट बना के यहाँ जरूर लिख देंगे, ठीक है, कि बोर मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही केवल ये बोर मॉडल आपका दिया गया था। इज दैट क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा है, ठीक है, इसको भी वही लिखना है। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन होता है He+ हीलियम, ठीक है, उसके बाद Li+2 Be+3, ये सारा जो है वो क्या चला जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम चला जाएगा, ठीक है, सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या निकल गया, आर। और ये जो आर है, यहाँ एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच क्या है, प्लैंक्स क्वांटम नंबर, ठीक है, क्या है, प्लैंक्स क्वांटम नंबर, देख लेना है, ठीक है। और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आपका जेड है, जेड तो पहले बताएं एटॉमिक नंबर, तो ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए ही है, ठीक। और ये और पाई है, के क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो ये आर है। और ये टोटल, ठीक है, आगे बढ़े आप, ठीक है। और ये सारा कांस्टेंट को जब पुट करेंगे, सारा कांस्टेंट टर्म को जब आप पुट करेंगे तो आपके पास, ठीक है, आपके पास नया आएगा वैल्यू, यानी कि आर एन हम इसलिए लिख रहे हैं किसी भी क्वांटम नंबर के लिए, यानी कि किसी भी ऑर्बिट के लिए आर का फॉर्मूला ये। और ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है कि क्या है फॉर्मूला, क्या है, तो इसको यदि हम लिखेंगे, यानी कि जब हम सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 0.529 इंटू, ठीक है, 0.529 इंटू एन, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड और एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा, ये वाला आएगा, ये वैल्यू आएगा। इज दैट क्लियर? क्या क्या बचेगा, केवल अपना क्या बचेगा, एन, और यहां से क्या बचेगा, जेड, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए। और बाकी सारे कांस्टेंट है तो सबको बैठा देंगे, ठीक है, तो जिससे क्या निकल जाएगा यहाँ पे, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से आर एन यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट के लिए आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द रेडियस, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट द रेडियस, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट, ठीक है, बोर ऑर्बिट। इसके आधार पे आपको क्या निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का निकालना है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू एन, 1 का स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, 1, और निकाल लेना है यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आएगा ये आपका, ठीक है। R2 के लिए क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन क्या हो जाएगा 2, यानी 4/1 यही रहने वाला है, ठीक है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर ही तो किया है ना, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 से हम लोग कर देंगे, ये R3 बराबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 529 इंटू 3 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा R4 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू ये आएगा, और N5 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू ये आएगा। यानी कि आप इस तरीके से R2 का जो वैल्यू है वो 2.116 आएगा, ठीक है, 2.116 एंगस्ट्रॉम आएगा। R3 का जो वैल्यू 4.761 एंगस्ट्रॉम आएगा।
ठीक है, R4 का जो वैल्यू है वो आप इसको निकालेंगे कि क्या आ जाएगा 16 करके, इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको भी फाइंड आउट करेंगे। और ये यदि याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहां से अपने पास इक्वेशन आ गया है, जो ये आर रेडियस का आया है, ठीक है, रेडियस का आया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द गिवन रेडियस ऑफ द गिवन ऑर्बिट। ठीक, क्या देखने वाले हैं, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गिवन ऑर्बिट, ठीक है। ये गिवन ऑर्बिट का अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे निकलेगा देखना है जरा सा। क्या पढ़े थे हम लोग, एन एच, ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये हम लोग पढ़े थे ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि वी आर का वैल्यू जो है वो निकला हुआ, देखेंगे वहां पे आर का वैल्यू क्या निकला हुआ, निकला हुआ है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ये तो अपना पहला वाला ही इक्वेशन था। अब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी, ठीक है, इनटू एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 4 पाई के जेड स्क्वायर एम, ये आ रहा है, इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यही तो आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो है 4, ये तो 2 हो जाएगा, और ये वाला भी पाई, ये वाला पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, ये एम, एम खत्म हो जाएगा, और कुछ बच रहा है क्या, और ये एन एच, ये स्क्वायर इसका जो है वो खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां से बचेगा क्या, v इज इक्वल टू, ठीक है, वी एन लिख दे, क्या लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, वी एन इज इक्वल टू वी एन, यानी v इंटू एन नहीं है, ये एन ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट के लिए अपने को निकालना है वो चीज है, ठीक है। तो वी एन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि हो जाएगा 2 k z स्क्वायर, ठीक है, 2 k z स्क्वायर, ठीक है, 2 k z स्क्वायर अपॉन अपॉन एन एच, अपॉन एन एच, ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी, ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी। और यहाँ भी सारे जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है, केवल z को हटा करके और n को हटा करके, किसको हटा करके, z को हटा करके और n को हटा करके, 2 पाई, ठीक है। एक सेकंड, पाई यहाँ बच रहा है क्या, 2 पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई तो खत्म हो गया ना, पाई पाई खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से 4 पाई था, ये तो खत्म हो गया। इक्वेशन में 4 पाई स्क्वायर तो नहीं आ रहा है ना, एक बार चेक करते हैं, 4 पाई स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए, हाँ सॉरी, 4 पाई स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 पाई स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा ठीक कर लेना है। अब यदि 4 पाई स्क्वायर होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, पाई, और ये स्क्वायर, तो ये पाई से स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। अब पाई से स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई के जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये रहेगा एन एच। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, जेड बच जाएगा और एन बच जाएगा, और बाकी क्या है, सारे कांस्टेंट टर्म ही है। उनको जब वैल्यू पुट करेंगे तो वी एन इज इक्वल टू, ठीक है, वी एन इज इक्वल टू जो वैल्यू आपको नजर आएगा वो नजर आएगा 2.18, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁸ ठीक है, इंटू एन, सॉरी, जेड बाय एन, और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये है, ठीक है, बात समझ में आया। आगे हम इसी से रिलेटेड क्या देख लेते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी देख लेते हैं, कैलकुलेट एनर्जी। क्या देख लेंगे अब, एनर्जी,
एनर्जी। एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी जो है, कहने का मतलब है, ध्यान से जरा सा समझेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रॉन। हम एनर्जी को क्या मान लेते हैं? लेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी ई। ठीक है, क्या मान रहे हैं? लेट एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी ई, ई मान रहे हैं। ठीक है, अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो पढ़े थे ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सारा। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 1/2 mv स्क्वायर, सॉरी 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में अपने को क्या मिला है? तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है क्या हो जाएगा? के जेड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर के जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, के जेड स्क्वायर बाय आर। अब ये ध्यान में है ना, कहां से आ रहा है? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या पढ़े थे? आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर आर, ये वाला पढ़े थे। तो Q क्या हो जाएगा? Q1 Q2 हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या ले लेंगे? के। बस एक चीज ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा? माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। माइनस साइन जो है पोटेंशियल एनर्जी में, माइनस साइन कब लगा है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे बात होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कौन सा साइन लग जाएगा? माइनस साइन, नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे क्या रहेगा? अट्रैक्शन की बात आएगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या साइन लगेगा? माइनस साइन लगेगा। अब एमवी स्क्वायर, जो एमवी स्क्वायर है उसका हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे? एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर आर निकाले थे, क्या याद आ रहा है? तो एम वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग के पास आया था, एम वी आर, सॉरी ये वाला आया था, जो अपने को सबसे पहले पढ़ने को मिला था कि 1/2 एम वी स्क्वायर, यही वाला था ना? नहीं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई आया था, ये वाला आया था। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मूला क्या किए थे? पुट किए थे, किसके साथ? जेड स्क्वायर के साथ, यानी रेडियस निकालते वक्त, रेडियस निकालते वक्त आपको फॉर्मूला पहला ही जब हम लिख रहे थे तो वहां पे लिखे थे एम वी स्क्वायर के बारे में ध्यान में रखना। तो वहां पे देखिएगा एम वी स्क्वायर बराबर जो है 1/2, यानी केवल एम वी स्क्वायर के जगह क्या लिखे थे? के जेड स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम लोग? सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा, टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी टी, टोटल एनर्जी, या एनर्जी भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही लिख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, और के जेड स्क्वायर बाय हो जाएगा आर। बात समझ में आया? अब ये माइनस वाला तो पूरा एक है ना, ये पूरा 1 है, और ये हाफ है, तो हाफ पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला क्या है? पूरा 1 है। तो क्या हो जाएगा? ये -1/2 के जेड स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, ये आपका क्या निकल गया? एनर्जी। ये आपका क्या निकल गया? एनर्जी। और माइनस एनर्जी नहीं होता है, माइनस केवल ये बता रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, नथिंग एल्स। ध्यान में रखना है, माइनस केवल और केवल क्या बताएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो E इज इक्वल टू क्या अपने को नजर आया? के जेड स्क्वायर बाय 2, एक सेकंड, ये आर छूट गया ना, के जेड स्क्वायर बाय 2r, क्या निकल रहा? के जेड स्क्वायर बाय 2r। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, r का वैल्यू यहाँ नीचे पुट कर देंगे, यानी E इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, के, यहाँ पे क्या लिख देते? माइनस के जेड ई स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा भाई? इंटू हो जाएगा 4, सॉरी इंटू हो जाएगा ये r का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, ये पूरा पुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने लायक है क्या? अब इसको क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर ई का पावर 4 के, ठीक है, और के का पावर भी 2 हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 जो है ये आपस में हम यहाँ काट सकते हैं, इसको 2 से, इसको 2 से, तो 2 ऐसा लिख देते हैं, -2, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, -2 के स्क्वायर
जेड स्क्वायर, ठीक है, ई का पावर 4 और एम, ई का पावर 4 और एम अपॉन, अपॉन क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही बच रहा है, देख लेंगे कुछ छूट तो नहीं रहा है, पाई, अच्छा पाई भी छूट रहा है ना यहाँ पे, पाई, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर, तो क्या बचा के, ये जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर, और ये 2 जो बचा हुआ है 2, और ये पाई स्क्वायर, ठीक है, जेड, एक यहाँ जेड स्क्वायर और ई का पावर 4 और एम, ये क्या आया, एनर्जी, फॉर्मूला ध्यान में रखना, एनर्जी, ये भी डायरेक्ट पूछ देता है, और सारा कुछ को यदि पुट करेंगे, यहाँ पे बस ध्यान में रखना है कि जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर जो है वो चेंज होगा एटॉमिक नंबर के आधार पर, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज इन ऑर्बिट 1 2 3 4 जो चलता है, और बाकी सब जो है क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है, उसको यदि पुट करेंगे, ठीक है, उसको यदि पुट करेंगे, अब थोड़ा इधर मिटा देते हैं, ठीक है, उसको पुट करेंगे तो एनर्जी जो आएगा En, यानी कि किसी भी ऑर्बिट के लिए इन En जो हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, सारा पुट करने के बाद 13.6 माइनस 13.6, ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस 13.6, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्या बचा है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इज दैट क्लियर, किसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, और सारा चीज एनर्जी भी अपने पास निकल गया, और ये किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, निगेटिव, केवल ये बता रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, नथिंग एल्स, इज दैट क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, रेडियस का फॉर्मूला देखें, साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मूला देखें, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ग्राफ भी इससे रिलेटेड है, तो ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।